होशियार नहीं है। अब स्टडी यानी कि एजुकेशन, क्यों आखिर में जो ये स्टडी यानी जो एजुकेशन है क्यों इतना जरूरी है मानव जीवन के लिए, ठीक है ना। पहले ये समझते हैं। देखो दुनिया में जितने भी जीव रहते हैं, मनुष्य जीव, मान लो मनुष्य हो गया, जीव हो गए, जंतु हो गए, ये सब पृथ्वी पर आते हैं सब। आखिर में हम लोगों में कुछ ऐसी अलग चीजें होंगी जो जंतु और जानवर में नहीं होंगे। जैसे मान लो किसी आदमी को कहो तुम बहुत जानवर हो तो उसको बुरा लगेगा, यानी चाहता नहीं है जानवर बनना। यानी कि जानवरों में और मनुष्यों में कुछ तो अलग होगा। तो वो अलग ये होता है कि जीव जंतुओं में सब कुछ करने की क्षमता रहती है जो मानव करता है, ठीक है ना। बस एक चीज मान रहे जीव जंतु नहीं कर पाते हैं, वो होता है सोचना और पढ़ना। सोचते भी हैं सब लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं सब। पढ़ना जीव जंतु पढ़ सकते हैं सब, जीव जंतु रट सकते हैं सब, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं सब। उनको एक एक चीज क्या कर सकते हो, रटवा सकते हो, लेकिन पढ़ा नहीं सकते। उसको पढ़ाकर होमवर्क नहीं करा सकते हो। तो भाई पढ़ना आखिर में क्यों, पढ़ना ही क्यों? क्या केवल पढ़ने से ही समझदारी आती है, बुद्धि आती है? और क्या बिना पढ़े जीवन सफल नहीं हो सकता? जान लो जब पढ़ाई होती है ना तो जीवन में समझदारी डेवलप करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। जैसे तुम समझदारी किसी को देख, किसी चीज को गहराई से देख कर, किसी समस्या के अंदर एकदम डीपली जाकर भी अपनी समझदारी विकसित कर सकते हो। किसी भी गेम में तुम समझदारी विकसित कर सकते हो। बहुत सारे माध्यम है समझदारी को विकसित करने का। ऐसे मान लो कबीरदास जी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को देख कर ही अपनी सारी दोहा बोले, और उनका दोहा आज तक फेमस है। आज तक, अभी जब तक पृथ्वी ब्रह्मांड रहेगा तब तक उनका दोहा क्या रहेगा, अमर रहेगा। क्या वो पढ़े लिखे थे? नहीं, केवल देख कर चीजों क्या किए, समझे। सब लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग बटे हुए थे। क्या बोलते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और पत्थर को पूजने से भगवान मिल सकते हैं, मैं पूरा पहाड़ पूजूंगा, मुझे दोनों भगवान ही चाहिए। समझ में आई? तो जब कोई इंसान किसी चीज को देखकर, प्रकृति को देखकर अपने समझदारी को विकसित करता है तो वो उस समझदारी कहते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत प्यारी है। कौन क्षमता? ऑब्जर्वेशन पावर, यानी कि तुम किसी चीज को देखकर कितना समझ पाते हो, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन पावर। जैसे तुम साइंस में पढ़े होगे कि न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, और गति अवस्था में तो गति अवस्था, जब तक उस पर कोई बाय वाला अप्लाई न किया जाए। ठीक है, तुम पढ़े लेकिन तुम समझो कैसे? अब मान चलो तुम गए कहीं कोर्ट में गए, तुम कोर्ट में गए केस लड़ने, अब मान लो वकील तुम्हारा जवाब नहीं दे रहा है। अब क्या पढ़े कि जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता तब उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। अब तुम कुछ घूस दिए, यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन किए, तो वो भी अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल है एक तरह से। तो जब हम किसी चीज को देख कर समझते हैं तो उससे हमारी ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ जाती है। और जब किसी इंसान की ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ जाती है ना, तो किसी व्यक्ति को देख कर समझ आता है कि इसका अगली चाल क्या होगी, आज से पांच लड़ाई क्या, मतलब इसका दिमाग कैसा होगा। यानी उसे कहते हैं किसी चीजों को देख करके समझना, ये भी कोई समझदारी है। ठीक है ना। तो पढ़ाई क्या है? पढ़ाई की मतलब, पढ़ाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है समझदारी विकसित करना। क्या विकसित करना? समझदारी विकसित करना। अगर तुम्हारी समझदारी इससे भी हो गई तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, कभी जा कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की, कभी जा कोई जरूरत नहीं है डिग्री लेने की, क्योंकि उनका तरीका पूछा हो रहा है। ठीक है ना। तो सिंपल एक बात समझ लो, जो पढ़ाई यानी जो स्टडी होती है, ये होती है लर्न, यानी कि सीखने के लिए। पढ़ाई किसके लिए? सीखने के लिए। जब इस पढ़ाई से जब तुम कुछ सीख जाते हो तब तुम कहलाते हो तुम लोग समझदार, यही ना। पढ़ाई से कुछ सीखे, और कुछ सीखे तो क्या बने? समझदार बन गए। जब समझदार बन गए तब तुम क्या कर सकते हो? शासक बन सकते हो, यानी तुम पावर हासिल कर सकते हो।
जब समझदारी आ गई तुम्हारे अंदर, तुम शक्ति नहीं हासिल कर सकते हो, कर सकते। कर सकते हैं। अगर जब तुम्हारे पास शक्ति आ गई, समझ लो दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे पास है। इंसान किस अंत इंसान का अंतिम इच्छा क्या होती है कि भैया हमारी जिंदगी में कोई दुख ना हो। समझ आ गया ना। पढ़ाई इससे भी बहुत कुछ ज्यादा देती है, लेकिन अधिकतम लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझदार बनते हैं, शासक भी बनते हैं, लेकिन ये बस यही खुशी वाला जो बिल इसी पर रुक जाते हैं। वो महानता को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वहीं पर दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं से वो सोचना विचारना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका जो शुरुआत होता है ना, वो पढ़ाई शुरू करते ही किसके लिए, भोगने के लिए। कि पावर में आएंगे तो खूब भोगेंगे, और जब तुम किसी को भोगोगे तो भी तुमको भोग लेगा। बस समझ में आई ना। जब तुम सत्ता के भूखे रहोगे, चाहे किसी भी चीज को, तुम दुनिया में किसी को भोगोगे तो उल्टा तुमको ही भोगेगा। इतना समझ जाओ बस। वो दुगुना ताकत से भोगेगा। अब आप बहुत परेशान हो, सब कुछ पाकर भी अंदर से क्या रहेगा, खाली मंगाएगा। देखते ना बहुत सारे लोग होते खुशी नहीं देखते उनके चेहरे पर। अब बहुत सारे लोग होते हैं कम पैसा रहता लेकिन कम से कम खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ बहुत अलग चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो एक होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उनका कंसेप्ट क्लियर रहता है। हाँ मुझे ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, सिंपल सी बात है। ऐसे अभी 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 पढ़ाएंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने गए, उनका कंसेप्ट क्लियर है कि राष्ट्रपति बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना परेशानी आए, कितना कुछ, कोई मेरी जिंदगी में आए, कोई मेरी जिंदगी जाए, लेकिन मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मुझे राष्ट्रपति बनना है तो बनना है। हर बात मतलब उनका कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, कि मुझे कुछ भी कर क्या बनना है, राष्ट्रपति बनना है। और राष्ट्रपति बन के मुझे जो दुख मैंने सहा है इस दास प्रथा का, वो दुख मैं किसी और को सहने नहीं दे सकता। उनका कंसेप्ट क्लियर था। मेयर का चुनाव लड़े, मेयर का चुनाव हार गए, ऊपर से उनकी पत्नी होना खतरनाक मेरी टोल, वो जिंदगी और परेशान करती रही बच्चा बंदे को, कभी उसको खुशी नहीं दे पाई। उसका वैसे अंदर से वो थी। समझ गया ना। अब्राहम लिंकन बाहर की खुशियों के बहुत कम थे, बाहर की खुशियों का ध्यान नहीं देते, लेकिन वो अंदर से बहुत ब्यूटीफुल थे। समझ गया ना। आज तक अमेरिका के सबसे महानतम राष्ट्रपति में आता है अब्राहम लिंकन का नाम, महानता को प्राप्त कर चुके हैं अमेरिका से। समझ ना। उनका कंसेप्ट क्लियर था कि स्लेवरी गलत है और मुझे इसे खत्म करना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे ये पसंद है कि नहीं है, क्या मेरा इंटरेस्ट इससे मिलता है कि नहीं मिलता है। इंटरेस्ट, पसंद, हॉबी फालतू की बात होती है। तुम वो करो जो सही हो। दास प्रथा अंत करना एकदम सही था मानवता के लिए, तो उन्होंने किया, आज मानवता प्राप्त किए। उनका तो रुचि था वकीलगिरी का, वकील आखिर में केस लड़ते ही थे, तो कौन जरूरत था वकील के पद छोड़कर चुनाव लड़ना, चुनाव से राष्ट्रपति बनना। राष्ट्रपति बन करके स्लेवरी जिस समय वो स्लेवरी अंत किए थे ना, सारा अमेरिका में खिलाफ हो गया था। सारा अमेरिका, कंप्लीट अमेरिका के 7 राज्य अलग होने वाले थे। सोचो, पहली बार राष्ट्रपति बने, 41 साल तक वो बंदा था जो अपनी जिंदगी में संघर्ष किया। 41 साल तक उसे कोई सफलता नहीं मिली थी, विवाह में कोई सफलता नहीं, सामाजिक रूप से कोई सुख नहीं, बस एक वकील थे, उनका वकील का प्रोफेशन अच्छे से चलता था। इनका जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, पत्नी कभी खुशी दी नहीं, परिवार खुशी दी नहीं। जब बाद उनके बच्चे हुए तो अपन बच्चे साथ कुछ समय खुशीपूर्वक बिताते थे, लेकिन ये क्लियर था कि मैं स्लेवरी को अंत कर दूंगा। राष्ट्रपति बने, रिस्क लिया कि कुर्सी जाए चले जाए, लेकिन मुझे जो करना हो तो मैं कर दूंगा। और एक समय स्लेवरी को क्या कर दिए, अंत कर दिए। जिस समय राष्ट्रपति बने, एक तो इससे उनका संघर्ष में थे, आज जिस समय राष्ट्रपति बने उसी समय अमेरिका में सिविल वार हो गया, यानी अपने आपस में ही लोग लड़ने लगे। सोचो, तो जो हमारा 40 साल संघर्ष करके हम सांसद बने, हमारे जिला में खूब दंगा लड़ाई मार हो जाए, 20-25 लाख लोग मर जाए, तो हमारा कोई वैल्यू रहेगा। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और चेंज कर दिया। बस समझे। महान लोग सब किताब पढ़ते थे, महान लोगों में अद्भुत थी किताब पढ़ने की, सिलेबस वाला किताब नहीं, बाहरी किताब बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। ओशो एक दार्शनिक हुए, ओशो, उनका इंटरव्यू एक दिन में सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि मैं अपने
5 साल तक, 5 साल में उन्होंने लगभग 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी, 1.5 लाख किताबें पढ़ ली थी। 5 उतना बोल रही थी कि जितना मैंने 5 साल में इतने किताबें पढ़ी जो इंसान 5 जिंदगी में नहीं पढ़ सकता है, इतना किताबें पढ़ ली थी। ये 1.5 लाख किताबें पढ़े थे वो। अब उनसे कहीं सवाल पूछो, साहित्य, हिस्ट्री, फिजिक्स, कहीं से पूछो, उनका तर्क सुन के लोग खत्म, बोल चुप हो जाते थे लोग। और इंडिया में तर्क का, इंडिया में कहते थे कि इंडिया के आदमी को 18 साल होता तब उसको अधिकार होता है किसका, वोट डालने का, आने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, लेकिन उसको पैदा होते ही जाति का अधिकार मिल जाता है, उसकी कोई योग्यता ही नहीं है। एक पृष्ठ को कोई योग्यता नहीं है बनने की, जो पृष्ठ पैदा होता है पंडित घर के, उसकी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन चुनने के लिए क्या है आपके अधिक 18 साल के बाद इतना खतरनाक तर्क देते थे, कोई बोल नहीं पाता था। तुमको बताए थे झुंड लगी कहानी, इतने मार लो उनको मार देते, उनको क्या मार दिए सब, जहर देकर मार दिए सब, अमेरिका वाले स्लो पॉइजन देकर मार दिए सब, खाना क्या नहीं, स्लो पॉइजन ला दिए सब। आज खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक हफ्ते बाद फर्क पड़ेगा, स्लो पॉइजन देकर मार दिया सब, मर गए। लेकिन वो अभी तक जिंदा है, उनको किताबें पढ़ो, इतना खतरनाक खतरनाक किताब लिख दी, हमको आज तक समझ नहीं पाता। उनका किताब है संभोग से समाहित, संभोग से समाधित, सेक्स टू सुपर कॉन्शियस, संभोग से समाधित किताब का नाम। बस समझ में आई? तो मुख्य रूप से क्या समझाया कि पढ़ना है किसके लिए, सीखने के लिए, सीखना है किसके लिए, समझदार बनने के लिए। जब समझदार बन गए तुम्हारी जिंदगी सारी परेशानियां खत्म। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चाहे बर्थडे का यूनिस कर रहा, बस देख कर चले, कुछ करना नहीं, यूनिस आना ये क्या कर रहे हैं, बस देखना, कुछ करना नहीं। आपस में सब खेल रहे हैं बच्चे के साथ, हम आप बैठ के सब अकबर क्या अशिक्षित है, अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, शिक्षित है, 25 भाषाओं का जानकार है, 25 भाषा सीखा था, लेकिन बुद्धि जड़ बुद्धि थी, पूरा हमारा समाज ध्वस्त कर दिया, साम्राज्य पर ध्वस्त कर दिया। मैं समझ आई? तो देखो करता है, अब देखो क्या मतलब होता है समझदारी का। समझदारी होती क्या, जब जो राजा बाहर से गद्दी बैठे उसे दिल्ली में रहना है, राज्य के लिए सबसे जरूरी क्या है, व्यापार। इंडिया में अगर दिल्ली में राजा बनेगा तो उसे गुजरात चाहिए ही चाहिए, कोई गुजरात जोड़ता है यूरोप को, यानी कि विदेशों से व्यापार होने के लिए गुजरात पर कब्जा चाहिए चाहिए। गुजरात जाने के लिए तुम्हें राजपूतों से लड़ना पड़ेगा। तो अकबर को क्लियर है कि मुझे राजपूतों से लड़ना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरा व्यापार करना प्रायोरिटी है, यानी कि मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, व्यापार चाहिए। तो जब जान भी जाता है कि भैया जो स्त्रियां जौहर कर लेती हैं उनको कोई हरा सकता है, नहीं हरा सकता है, तो उसको क्या होगा कि लड़ाई में इसको हरा नहीं सकते हैं। अकबर क्या करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, मैरिज अलायंस करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। तो क्या वैवाहिक, यानी कि राजपूतों के राजाओं की लड़की शादी कर लेगा तो इनडायरेक्टली वो सब उसके साथ ही रहेंगे सब, तब व्यापार करने के लिए रोकेंगे समय। अब कोई और राजा होता तो सीधे युद्ध करता कि हमारा पूरे भारत का कब्जा है, हमको मना कर रहा है, तो उसके लिए प्रायोरिटी लड़ाई करना नहीं है, प्रायोरिटी क्या है, व्यापार करना। अब व्यापार चाहे शादी हो करो चाहे लड़ करो, अब जान गया लड़ने से कोई फायदा है नहीं, इससे क्या करो, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो।
ठीक है ना, ये होती है समझदारी। ऐसा नहीं केवल कि अशिक्षित व्यक्तियों के अंदर समझदारी नहीं होती है, शिक्षित से ज्यादा होती है, समझ गया ना। स्कूली पढ़ाई इंसान को डरपोक बना देती है। देखना जो क्लास के बहुत टापर होते हैं सब बहुत डराई लगते हैं, सब कुछ बोलते नहीं, सब डरा नहीं, पेट्रोल में नंबर काट देंगे सभी, और टीचर ऊपर लड़काएंगे सब। पढ़ाई के मतलब एक सिर्फ एक कहा समझदारी, और मोहम्मद बिन तुगलक पूरा राज्य मिला है, पूरा सोना से भरा राज्य, 25 भाषाओं का जानकार है, वो क्या प्लान करता है। इंडिया में जो भी राजा वो कोशिश किया तो मैं अपनी राजधानी दिल्ली बनाऊंगा, यानी उत्तर भारत के आसपास ही रखूंगा। ये गया एक बार महाराष्ट्र घूमने, मद्रास, वहां पर एक स्थान है पुणे, वहां का मौसम बहुत अच्छा रहता है, ठीक। तो कहा उसको मौसम पसंद आ गया, आया, पूरा घोषणा कर दिया कि अब राजधानी दिल्ली नहीं रहेगी, अब राजधानी कहाँ रहेगी, पुणे रहेगी, दक्षिण भारत राजधानी। तो उसके जिस मंत्री ने सलाह दिया कि सरकार क्यों वहां पर राजधानी कर रहे हैं, दिल्ली नीचे तो समुद्र है, समुद्र से कोई आक्रमण करेगा उस समय, नीचे से हम लोग सेफ हैं, खतरा कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर रहने दीजिए। तो कहा कि ज्यादा होशियार होगा, फांसी चढ़ाओ, चढ़ाओ फांसी पे, फांसी चढ़वा दिया। उस वक्त से कोई सलाह देने नहीं गया, समझा गया ना। पहला ब्लंडर देखो, पढ़े लिखे अनपढ़ों की कहानी। दूसरा, उस समय नोट चला रहा है, टोकन करेंसी, इस समय डेमोक्रेसी है तब नकली नोट छाप देते हैं सब, जो उस समय क्या किए होंगे सब, उस समय उसके मन में कहाँ से विचार आता है कि नहीं भैया टोकन करेंसी चलेगा, टोकन करेंसी जारी करता है, सब लोग अपन घर छापने लगते हैं, हाँ, जीडीपी डाउन। फिर सब क्या कहता है कि जिसके पास टोकन करेंसी है वो लाए मेरे पास और सोना चांदी लेके जाए। जो नहीं छापा था वो छापने लगा, नकली कि सोना चांदी मिलेगा, नकली छाप के दे देते होंगे। पहले टोकन करेंसी लॉन्च किया ताकि बढ़िया से व्यवस्था चलेगा, तब सारे मतलब आधा राज्य लगा टोकन करेंसी खुद छापने। और जब देखा कि सब लोग छाप रहे हैं तो कहा कि जिसके पास भी टोकन करेंसी है वो राज्य में जमा कर दे, उसके बदले में उसको सोना चांदी लूंगा। तो जो नहीं छापा था वो लगा छापने कि सोना चांदी तो मिल ही रहा है, डबल फायदा वहां लिया था, समझा गया ना। तीसरी बार जब इसने गलती किया तब इसके राज्य के लोग इससे होती आ गए थे, तुम्हारे मान का तीसरा इससे बड़ा गलती करता है। भारत का कोई भी राजा भारत छोड़कर कहीं दूसरे देश में नहीं गया आक्रमण करने, कोई भी हो, दूसरे भले आया सब लेकिन सब नहीं गए सब। ये भारत में रहकर गया था ईरान हमला करने। कहाँ पर? ईरान, अफगानिस्तान दोस्तों से, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ये सब आए थे तब मरीज थे, सब मरीज आए थे सब ना। अभी राजा था, इसको दिखाना था कि हम देखो राजा बने हैं और तुम हमको पास आकर मारने की क्षमता है। जब पहली बार थोड़ा उसके पास पैसा है तो उसको दिखाना होता है ना। जैसे मान लो तुम्हारा नौकरी लग गया, तुम सबसे पहले आपका सबसे पहले जाएगा और मामा ही दिखाना है कि भैया नौकरी लग गया, ऐसे नहीं है कुछ किए हैं, उसको भी दिखाना था कि जा रहे हैं, जहाँ से आए थे तो वहीं जा रहे हैं, दिखाएंगे सबको। दिखाने गया 500 बिहार के आया, इसके बाद कैसे अब ज्यादा नहीं सहेंगे, मार दिए सब उसको, तुम इस काबिल नहीं हो। बात समझ में आई? ये अनपढ़ है लेकिन क्या है, समझदार है। ये पढ़ा लिखा लेकिन क्या है, समझदारी, पैसे भर के मिले, ठीक है ना। जब भी पढ़ो तो इतना ध्यान रखो, पढ़ना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, समझदारी, ठीक है। तो देखो आगे तो जी सब कोई भी किताब पढ़े हैं जो आप दिए हैं उसमें सब लोगों ने संघर्ष किया, कोई बचा कौन हमारा किताब लिया हो, कोई और लेते जाओ। सिर्फ चंद्रशेखर रखे हैं, आधा पढ़े हैं। भगत सिंह तो देखा हमारे पास
पढ़ लिया नहीं अभी आधा बचा है। गधा उतना पतला वो गधा बड़ा है थोड़ा सा बचा है बस, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। लाइट बाहर जा रहा है ना, आज बंद, जगह बंद हो गया ना, जग बंद हो गया। होता क्या है किताब पढ़ने से इंसान का विचार बदलने लगता हम्म। कोई क्वेश्चन पूछना है तो विचार करें पूछना है। तो सिलेबस से थोड़ा सा पूछना था, पूछ ले। आज शुरुआत करेंगे हम क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन सिविल वार। अमेरिका में सिविल वार कैसे हुआ, सबसे पहले समझ जाओ सिविल वार क्या होता है। सिविल वार का मतलब ये होता है अपने ही देश में, ठीक है, अपने ही देश के लोगों में कुछ मन मुटाव हो जाए, कुछ ऐसा नियम कानून आ जाए जो किसी बहुत बड़े भाग को पसंद हो या किसी बहुत बड़े भाग को पसंद न हो, या किसी चीज की कमी हो जाए, उससे कारण लोग अपने आप में ही जब लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिविल वार हो गया। आज हम अमेरिकन सिविल वार से आगे बढ़ेंगे। कोई राज्य से दूसरे राज्य से मतलब झगड़ा होने लगा। वही बता रहे हैं क्यों हुआ था अमेरिका में सिविल वार। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। तुम बता बोले थे याद करेंगे बस थोड़ा नाम कम से कम भारत के विश्व के जो फेमस है उसका तो राजधानी याद कर लिया सब। सही टाइम पे दिमाग से निकल। तो डायरी बनाओ, पैसा खर्च, खाली फालतू में पैसा खर्च कर, डायरी बनाओ आराम फटाफट में क्वेश्चन लिख लो। उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाया। अमेरिकन सिविल वार तो लिखो द वायलेशन ऑफ मसूरी एग्रीमेंट। दीजिए थोड़ा खत्म हो गया ये, खत्म हो गया अचानक। वायलेशन ऑफ मसूरी एग्रीमेंट। वाई द वायलेशन ऑफ मसूरी एग्रीमेंट made the situation critical in America. एग्रीमेंट Made the situation critical in America. Made the situation critical in America. And in this scenario, 3 new development dictated. तो धीरे बोलिए। अब कितना धीरे बोल रहे हैं इतना स्पीड बोलिए, इंग्लिश में उतना नहीं लिख पाते, सही बताऊं तो आपको। चलो उसमें से देख के समझा दीजिए, उसमें समझ लिख लेंगे। इससे पहले अमेरिका में हुआ था मसूरी एग्रीमेंट, ठीक है ना। मसूरी एग्रीमेंट में तय हुआ था कि अमेरिका में सारे लोग अच्छे से रहेंगे, लेकिन अमेरिका में 2 प्रकार के लोग सब ज्यादा रहते थे, एक गोरे और एक काले। काले मुख्यतः दास थे सब। अब क्या हुआ, मसूरी एग्रीमेंट को क्या कर दिया सब, वायलेट कर दिया सब, यानी कि इसको माने नहीं सब, मनमानी करने लगे सब। और जब मनमानी करने लगे सब तो मान लो कोई चीज कर कोई परिणाम नहीं होगा। इस करने से यहाँ पर 3 गुण नए चीज का जन्म हुआ, ठीक है ना। पहला 1854 में एक नई पार्टी जन्म हुआ जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी 1854। अब मान लो कोई भी पार्टी निकलेगी, कोई पार्टी पैदा होगी तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, यानी घोषणा पत्र जारी करती है। तो 1854 में रिपब्लिकन पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला और उस मैनिफेस्टो में कहा कि आई विल एंड द स्लेवरी सिस्टम इन अमेरिका। मैं जो स्लेवरी सिस्टम है इसे अगर मैं और रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आती है तो मैं स्लेवरी सिस्टम को इंड कर यानी खत्म कर दूंगा। स्लेवरी यानी कि दास प्रथा। जैसे इंडिया में बीजेपी क्या कही थी कि हम आएंगे तो 300 हटा देंगे,
हटा दी। हटा दी। वैसे रिपब्लिकन पार्टी जब जन्म हुआ 1851 में, तो इन्होंने पहले मैनिफेस्टो निकाला, यानी घोषणा पत्र, कहा कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो आई विल एंड द एंटायर स्लेवरी सिस्टम इन यूएस, यानी कि अमेरिका। ये पहला डेवलपमेंट था जो इसके मैसूरी एग्रीमेंट के तहत विकसित हुआ। क्या हो गया ना, देखो इसको, अब देखो जरा से। दूसरा हुआ था जेम्स ब्राउन एपिसोड। अभी मैं पूरा से समझाऊंगा। जेम्स ब्राउन एपिसोड, जैसे इंडिया में मदर टेरेसा थी ना, मदर टेरेसा नाम सुने हो ना, वो क्या थी जब प्रथम विश्व युद्ध में, अभी लिखो ना, अभी लिखो ना, जब मैं इसे दे दूंगा, ठीक है। जेम्स ब्राउन एपिसोड में हुआ क्या, जेम्स ब्राउन एक आदमी था जो दास प्रथाओं का सिंपथाइजर था, यानी कि सहानुभूति मन उसका एक समझ लो लीडर था दास प्रथाओं का। अमेरिका में जैसे मान लो दलित है इंडिया में, तो उसके लीडर कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर कौन, जेम्स ब्राउन नहीं समझ लो, अमेरिका के डॉक्टर अम्बेडकर थे। जेम्स ब्राउन मतलब वहाँ के जितने भी दास प्रथा दास लोग थे सब, उनसे सिंपथाइजर था। एक समय आया जब मैसूरी एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया सब, तब जेम्स ब्राउन ने कहा कि जाओ और जितने मिलिट्री है सब, मिलिट्री फैक्ट्री है सब, उस पर हमला बोल दो और सारे आर्म्स एनिमिनेशन लेकर आओ। समझ आ गया ना, गए सब आराम से फैक्ट्री पर हमला बोले, सब आर्म्स एनिमिनेशन की हथियार ले लिए सब। अब स्लेवरी के पास क्या गए, हथियार। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं जेम्स ब्राउन एपिसोड। इसे कहने पर सब लोग चले गए सब, जेम्स ब्राउन एपिसोड। पहला डेवलप क्या हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी का जन्म हुआ, और दूसरे क्या होता, जेम्स ब्राउन एपिसोड हुआ। अब लिखो इसको, तीसरा, Abraham Lincoln became become 60th president of US। तीसरा डेवलपमेंट ये हुआ मैसूरी एग्रीमेंट के तहत कि अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति बन गए, किसके, अमेरिका के। और ये किस पार्टी के थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे। तो एक बार फिर शुरू करते हैं। अमेरिका में सिविल वार होने वाला, ठीक। मैसूरी एग्रीमेंट हुआ था दास प्रथाओं और हमारे लोगों के बीच, ठीक, ताकि उनको कोई अत्याचार नहीं करेगा। लेकिन मैसूरी एग्रीमेंट को वायलेट कर देने मना कर दे, माने सब नहीं अच्छे से। तो जब मैसूरी एग्रीमेंट हो गया तो इसके तहत 3 नई चीजें उत्पन्न हुई। इसके कारण अब किसी की बात नहीं मानेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, या तुम्हें वो मारेगा, कुछ नया संगठन बनाएगा। जब मैसूरी एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया सब, तो 3 न्यू डेवलपमेंट अमेरिका में स्थापित हुई। फर्स्ट डेवलपमेंट था द बर्थ ऑफ रिपब्लिकन पार्टी 1854, एंड द सेकंड इज इधर जेम्स ब्राउन एपिसोड की द सिंपथाइजर ऑफ दास स्लेवरी पीपल। जेम्स ब्राउन कहा कि जाओ जला ला दो और हथियार लेकर आओ। और तीसरा अब्राहम लिंकन बिकम द 60th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 3 डेवलपमेंट हुए मैसूरी एग्रीमेंट को वायलेट किया गया था। समझ में आई? सीखे क्या, जब भी कुछ गलत होगा तो उसके साथ में कुछ ना कुछ विकसित होगा, कुछ ना कुछ करेंगे सब। आज तुम निगेटिव करोगे तो सब कोई गांधी जी तरह सबके पास धैर्य तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो किसी को उतना परेशान करना चाहिए जितना उससे हो सके। हर ज्यादा परेशान करने पर ना उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है, तो कहता है मरे चाहे जिए लेकिन करना तो है। इतना समझ में आया? एक बार हिंदी बोल रहे हैं। देखो, मैसूरी एग्रीमेंट एक समझौता हुआ था जिसके तहत यह कहा गया था कि अमेरिका में जितने भी समान लोग हैं और दास प्रथा लोग साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया था। लेकिन अमेरिका के लोगों ने साथ लोग कोई जाति है जो अलग है, जैसे इंडिया में उच्च जाति की नीची जाति हो गए ना, वैसे वहाँ पर था गोरे लोग काले लोग, तब काले लोग कोई दास समझते थे, सब उनसे गली दास प्रथा काम करवाते थे। तो जब मैसूरी समझौता हुआ तो उसमें कहा गया कि नहीं भैया हम सभी लोग बराबर, लेकिन बाद में इसका माने सन इसका वायलेट कर दिया सर, यानी कि माना कर सब नहीं, हम नहीं कुछ मैसूरी में कुछ होता ही नहीं है। इसके तहत 3 नया चीज उत्पन्न हुआ। जैसे पहला क्या हुआ, 1857 में रिपब्लिकन पार्टी का जन्म हुआ और इसने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आती है तो मैं दास प्रथा का पूरी तरह से कंप्लीटली एंड कर दूंगा। दूसरा डेवलपमेंट क्या हुआ, जेम्स ब्राउन जो दासों के एक सिंपथाइजर से सहानुभूति महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने कह दिया कि जाओ मतलब जितने भी आर्म्स एनिमेशन है उस पर फैक्ट्रियों पर हमला कर दो और हथियार कर लेकर आओ।
क्योंकि बिना हथियार के युद्ध होगा नहीं। और तीसरा, इसी क्षण में अब्राहम लिंकन अमेरिका यूएस के 16वें राष्ट्रपति बन गए। चार्जिंग घर में नहीं आ रही है। अकेले पढ़ेगा? घर पकड़ो। इतना कंप्लीट हुआ। अब आगे, अब मान लो ये सब किसके लिए हो रहा है? दासों के लिए। दासों के लिए। तो जितने भी गोरे से वो अपने लिए कुछ सोचेंगे, सब नहीं सोचेंगे, सोचेंगे सर। ना देखो क्या सोचते हैं सब। इतना क्लियर हुआ क्या क्या हुआ था? इन्होंने क्या कहता अब्राहम लिंकन से अब ना पता चला क्या किए थे। अब पता चला किए क्या थे। ठीक, अब देखो क्या होता है। अब देखो, मान लो अभी इस सब हमला किसके ऊपर बोला जा रहा है? गोरे लोगों के ऊपर। गोरे लोगों के ऊपर बोला जा रहा है ना। अब वो सभी कुछ कहेंगे, सब नहीं कहेंगे सब। तब जब ये हो गया तीन नया डेवलपमेंट हो गया, तब जितने भी गोरे लोगों का सबसे खतरनाक राज्य था, तब उन लोगों ने अब जो ये तीनों नया डेवलपमेंट हुआ तब गोरे लोग को संदेश गया कि अगर इन सब की सरकार आ जाएगी तो ये सब स्लेवरी अंत कर देंगे सब। वो सब सोचते थे सब कि स्लेवरी सही है, इलीगल नहीं है। वो सबको सोचना था गोरे लोग। हाँ, तो जितने भी राज्य में सबसे ज्यादा गोरे लोग रहते सब, वो सब अलग हो गए सब। कैसा? अब हम यूनियन नहीं, हम कॉन्फेडरेशन है। तो यूनियन कॉन्फेडरेशन सुने होगा ना। हाँ। अब जितने भी 7 यूनियन से क्या बन गए सब? कॉन्फेडरेशन बन गए सब। कॉन्फेडरेशन यानी कि जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, लेकिन जिस 7 राज्य थे सब, वो सब क्या हुए सब? ऐसा हम यूनियन नहीं, हम क्या है? कॉन्फेडरेशन है। अब हम अलग हो सकते हैं, क्योंकि गोरे लोग पर जब उल्टा किसी का इंटरेस्ट अगर नहीं पूरा करो तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अब इन सबको इंटरेस्ट पर झापड़ मार दी रिपब्लिकन पार्टी ने। ये सब कुछ करेंगे, सब नहीं करेंगे सब। यही कह सब डिक्लेयर कर दिया सब कि टेक्सास 7 राज्य था, टेक्सास था, एक और राज्य था, कुल मिला के 7 राज्य थे, सब सबको डिक्लेयर कर दिया कि अब हम लोग यूनियन से क्या कॉन्फेडरेशन बन जाएगा। कि अगर रिपब्लिकन पार्टी सरकार आती है तो वी सेपरेटेड फ्रॉम यूनियन टू कॉन्फेडरेशन। इतना समझ में आया? सबसे पहले क्या हुआ? मसूरी एग्रीमेंट हुआ। मसूरी एग्रीमेंट का वायलेशन हुआ 3 चीजों पर। पहला, रिपब्लिकन पार्टी का जन्म हुआ, उसने घोषणा दिया कि आई विल इंड स्लेवरी। दूसरा क्या? जेम्स ब्राउन एपिसोड होता है। और तीसरा क्या होता है? अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनते। इतना कहानी क्लियर। आगे ये होता है कि अब जैसे वहां पर जेम्स ब्राउन था, दासों का सबसे महान अच्छा लीडर कौन था? जेम्स ब्राउन। इधर गोरे का भी तो कोई खतरनाक लीडर होगा ना। तो गोरे का लीडर था डेविस जेफरसन। डेविस जेफरसन कहता है कि द स्लेवरी इज द लीगल सिस्टम इन यूएस। स्लेवरी क्या है? स्लेवरी इज लीगल। कोई लीगल बोले, स्लेवरी इज क्या है? लीगल है। समझ आएगा ना? तो जब तुम किसी का इंटरेस्ट पूरा नहीं करो तो कुछ ना कुछ थकाएगा। तो क्या कह रहा है? स्लेवरी इज लीगल। इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या कहता है? गोरे लोग के लीडर कह रहे हैं। और हम लोग गोरे हैं तो हम लोग को कुछ स्पेशल राइट मिलने चाहिए और ये हम लोग का अधिकार है। यानी कि स्पेशल राइट किसी ने क्या समझाया? सही समझाया। कहा कि जो हम लोग कुछ अधिकार मिला है, स्पेशल राइट मिला है, वो रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे क्या मिला तुम्हें? जैसे मान लो गोरे लोग खाली काम करेंगे सब, दास लोग खाली कारखाना में काम करेंगे सब, खाली दास, उन सब के हाथ पैर में बढ़िया लगी होती थी। समझा गया ना? हाँ, उस राजा तक रहेंगे सब। और तीसरा क्या कहे सर? नो चेंज इन टैरिफ। टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टैक्स में कोई परिवर्तन, नो चेंज इन टैरिफ। तो शुरू क्या हुआ? देखो यार, जब तीनों डेवलपमेंट हो गया तो अब गोरे लोग के लीडर सब कह रहे हैं सब कि हम यूनियन हैं, यूनियन थे सब, लेकिन अगर रिपब्लिकन सरकार की पार्टी आती है तो अब हम लोग यूनियन से क्या आ जाएंगे? कॉन्फ्रेंस। और 7 लोग हो भी गए सब, और होगा सब कुछ ना कुछ कहेंगे सब ना। इन्होंने कहा कि स्लेवरी इज लीगल सिस्टम एंड स्पेशल राइट टू स्टेट। अगर हम लोग के राज्य का कोई विशेष अधिकार है तो वो अधिकार रहेगा। और तीसरा क्या कहता है? टैरिफ यानी कि टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो रहा है तो कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा।
ये कौन कहा? डेविस जेफरसन, गोरे लोग का लीडर था डेविस जेफरसन। अब अब्राहम लिंकन बन गए अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। अब उनका कंसेप्ट क्या है कि हमें किसी न किसी तरह से इस स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से एंड करना है। अब हम आते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में। सुन अभी लिख लेना, इसी में से लिख लेना। आगे दिया कि दिस वाज द बिगिनिंग पॉलिसीज ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिकन व्हिच इज हेडेड बाय अब्राहम लिंकन। अब ध्यान से देखो, अब देखो गोरे लोग क्या कहे, सब गोरे लोग की सरकार बन गई कि नहीं बन गई? अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए अब्राहम लिंकन, इधर काले लोगों की सरकार बनी है। अब गोरे लोग कह रहे हम अलग होंगे, अब इस कोई कह रहा है कि हम ये खत्म करें, कोई कह रहा हम अलग होंगे। अब इस चक्कर में अमेरिका में क्या हो गया? सिविल वॉर, अपने मित्र लोग लड़ने लगे गोरे काले आपस में। हाँ, अब अब्राहम लिंकन क्लियर था कि नहीं भैया, हमें किसी न किसी तरह स्लेवरी सिस्टम को एंड करना ही करना है। अब देखो क्या कर, अब इतना ध्यान, अब एक फार्मूला लिख लो। फार्मूला ये है, अभी इसको लिखना लिखे। फार्मूला ये है कि रिवोल्ट, रिवोल्यूशन या मूवमेंट। क्रांति, मूवमेंट मतलब आंदोलन, और रिवोल्यूशन मतलब क्रांति। क्या था? विद्रोह था कि नहीं था? रिवोल्ट, रिवोल्यूशन एंड मूवमेंट को अगर सफल बनाना है, क्या बनाना है? सफल। अगर सफल बनाना है तो उसके लिए दो चीज चाहिए। कितनी चाहिए? दो चीज क्या होती है कि स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट एंड स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट, प्लस क्या सपोर्ट? स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट। दोनों तरफ से सपोर्ट करता है। हाँ, अंदर से भी ताकतवर होना चाहिए और बाहर से भी ताकतवर होना चाहिए। एनी रिवोल्ट, रिवोल्यूशन एंड मूवमेंट, if we want to success in revolt, revolution movement, so we had to strong outside support and inside support. Without outside support and inside support, there can be no any revolt, revolution and movement successful. 1857 की जो विद्रोह क्रांति था वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि न स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट था, न स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट था। अगर तुमसे कोई पूछे कि 1857 क्रांति का विद्रोह का सफलता करते, यही बता देना एक कि किसी भी पहले फार्मूला लिखना, रिवोल्ट, रिवोल्यूशन एंड मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट और स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट। और 1857 क्रांति हुई थी तो उसमें स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट था, न स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट था। और जब दोनों नहीं रहेगा तो असफल तो होना ही है। मानसिक और शारीरिक एक तरह कहना पड़ती है। उसका वो तो कुछ और है। ये देखो अभी बता रहे हैं स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट क्या होता है, स्ट्रांग इनसाइड। जैसे मान लो 1857 क्रांति हुई तो आउटसाइड सपोर्ट मतलब बाहर से तुम कितना तुम मजबूत हो, शरीर वो तो अलग बात, शरीर सफल होने के लिए। हाँ बैठ जाओ हमारे पीछे, इधर से ले आओ। इतना सोच का रहा है, बहुत कठिनाई। ये चार्जर है। निकाल दो शायद निकाल, चार्ज है। चावल से डाल दिया तुम्हारा, चाय पिया जाता है। वो हिस्ट्री में आता है। किताब ले हैं, किताब। एनी बोलो तुम्हारा, मैं दूसरा बार। रिवोल्ट, रिवोल्यूशन एंड मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, एकदम जरूरी है। स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट एंड स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट। 1857 की क्रांति जो हुई उसके असफल होने का बहुत से कारण थे। उन सभी कारणों में एक कारण ये था कि राजाओं के अंदर आपसी संबंध मजबूत नहीं थे। सभी लोग अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रहे थे, कुंवर सिंह बिहार के लिए लड़ रहे थे, कोई इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा था। सब लोग अपने लिए लड़ रहे थे। यानी कि सामूहिक अपनेपन की भावना की कमी थी, यही ना। इंडिया के लिए कोई लड़ रहा था, उस नाम था कि लड़े तो सही बात है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं लड़े। सामूहिक अपनेपन की भावना कमी थी, यानी कि अंतर यानी कि स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट था नहीं, और राइट साइड सपोर्ट की कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि गुलामी किसकी थी? अंग्रेजों की। अंग्रेज सहायता करेंगे, सब नहीं करेंगे। समझा गया ना? तो अगर तुम कलबंती और डीएम हुआ तो देखना, अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो इसका बाहर से कौन सपोर्ट कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है?
अंदर से कौन सपोर्ट कर रहा है, बस वही जान जाओ। जो बाहर सपोर्ट करे जाकर जाकर मार दो और छोड़ दो, आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसलिए पढ़ा जाता है, फार्मूला समझने के लिए। समझ आ गया ना? तो जब अब पढ़ोगे कोई क्रांति तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार, कोई आंदोलन कर रहा है यानी कि उसके पास स्ट्रांग, कोई आंदोलन कर रहा है और उसका आंदोलन सफल हो रहा है, यानी कि उसका आंतरिक से मतलब स्ट्रांग इनसाइड सफल, यानी कि अंदर से वो शक्तिशाली है और बाहर से भी क्या है, बाहर से शक्तिशाली मतलब मान लो फंड आ रहा है, पैसा बाहर से, अंदर शक्तिशाली मतलब कि उन सब आपसी संबंध बहुत ही मजबूत है। अब यही फार्मूला का सारी क्रांतियों को पढ़ लेंगे, यही फार्मूला। अब देखो अब अब्राहम लिंकन को करना क्या है, अब्राहम लिंकन को मैंने पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? अमेरिका में सिविल वार स्टार्ट हो गया। सिविल वार एकदम बढ़िया चल रहा है। अमेरिका के 7 राज्य एकदम विरोध कर, 7 राज्य एकदम विरोध कर रहे हैं सब कि नहीं भैया स्लेवरी खत्म नहीं होगा, स्लेवरी क्या है, लीगल है। अब करना क्या है अब्राहम लिंकन को, इनकी चुनौती क्या है कि जो आंदोलन हो रहा है तो मुझे इस आंदोलन को रोकना है। आंदोलन हो रहा है मतलब कि स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट, स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं है? आंदोलन हो रहा है यानी कि बाहर से कोई पैसा दे रहा है, अंदर से ताकत हो रहा है सब। अब इन्हें करना क्या है, जो स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट मिला है इसको खत्म करना है और जो स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट मिला है इसको खत्म करना है, एंड करना है। अगर मतलब इतना पता चल जाए तो सबसे पहले किसको करेंगे, इसमें दोनों में कौन सा? आउटसाइड इनसाइड में सबसे पहले तुम करोगे आउटसाइड में, क्योंकि बिना पैसा कोई रुक नहीं सकता। समझ आई बात? अभी बताएंगे जब 1850, देखो यही बात, यही फार्मूला लगाया सब कांग्रेस वाले का। 1885 जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो क्या थे सब, न स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट था और न स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट था। जब न तुम्हारे पास न तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारे पास आंतरिक मजबूती है, तुम क्या करोगे, हाथ जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? तो 1885 में कहती है कांग्रेस की हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप हमारे ऊपर अत्याचार मत कीजिए। और यही कांग्रेस 1942 में क्या कहती है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि 1942 में स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट और स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट मिल गया। नहीं तो अगर शुरू कहे 1885 में कहे होते था अंग्रेजों भारत छोड़ो तो सब जन्नत पहुंचाते थे सबको, जन्नत से आजादी चिल्लाते था। आ गया ना बात समझ में आई? कभी भी कोई चीज बिना सोच समझे नहीं करनी है, समझ से करना है, परिणाम को ध्यान में रखते हुए। अब देखो अब्राहम लिंकन क्या करना है कि जो स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट मिला इसको हमें अंत कर खत्म करना है और स्ट्रांग जो इनसाइड सपोर्ट मिला इसको हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो पहले क्या, अब ये क्या करेंगे, पहले सबसे पहले खत्म करेंगे स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट को, उसके बाद क्या करेंगे स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट को। ठीक है? अब देखो कैसे इस अपने जिंदगी में चैलेंज आती है इसको कैसे हैंडल करते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना? फार्मूला समझ में आया ना? अब कोई भी विद्रोह पढ़ना सब या कोई भी क्रांति पढ़ना सब यही फार्मूला लगाना सब कि बाहर से अंदर से कौन सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही बाहर अंदर सपोर्ट करना बंद हुआ उतने समय कमजोर पड़ जाएगा। हम अपने टीचर से पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं ना, कहाँ बोलेंगे? पढ़ा रहे हैं तो वैसे लिखा तो साफ साफ रहेगा नहीं। अरे क्या लिखता है, सब समझ कर फार्मूला बनाना पड़ता है। अगर हम मतलब ये सब पूछे इसको अंदर से कौन सपोर्ट कर रहा था बताएंगे ना, पता चला मतलब देखो बहुत अवरणीय समझ लो, बहुत खतरनाक राजनीतिक थे। अब एक बात ध्यान से गुजार लो, ये जो शक्ति है क्या, शक्ति ये बिना दिशा के शक्ति बिना दिशा के निरर्थक है। और तुम्हारे पास शांति नहीं है, शांति नहीं है तो एकदम समझ लो तुम्हारे लिए घाटा, तुम्हारे लिए और घाटा कर देगा। ध्यान देखो कहने मतलब क्या है, शक्ति यानी कि जो पावर होता है वो बिना सही डायरेक्शन के निरर्थक हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और अगर शक्ति तुम्हारे पास आ गई गलती से और तुम्हारे पास शांति नहीं रही तो तुम्हारा ही घाटा करवा देगी। तुम कुशीनगर के डीएम बन गए, दिमाग शांत है नहीं, कुछ भी कर रहे हो, पता लगा नसबंदी आंदोलन चला दिए, बहुत जनसंख्या बढ़ा, नसबंदी जबरदस्ती कराओ,
ये सब दिमाग की अशांति के परिणाम होता है। समझ गया ना, बिना सोच समझे। तो अगर तुम्हारे पास शक्ति आ गई तो अगर दिशा सही नहीं रही तो निरर्थक हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। और शक्ति के साथ शांति नहीं है तब तक समझ लो माइनस में जाओगे। ठीक है ना, तो तुम्हें शक्ति लेनी है प्लस क्या लेनी है, सही डायरेक्शन लेनी है, और शक्ति के साथ क्या बढ़ना है, शांति बनानी है। और इंडिया की क्या करता है, उसके बाद पहली बात शक्ति है नहीं, अशक्ति है तो उसके बाद दिशा कहीं से आएगा नहीं। दिशा वो गेम खेल के लाता है, और जब दिशा है नहीं शांति वो गुटा के लाता है। शुद्ध प्लस, समझ गया ना, ये समझ लो। अब अगर हम लोगों के पास क्या है, पावर है, उनके पास डायरेक्शन है, और शांति तो उनको, अब किताबें ना पढ़ लेते कि दिमाग एकदम शांत रहेगा। समझ गया ना, तो क्या करना है। अब उस समय जो सातों, अब देखो ध्यान से, वो जो सातों टेक्सास नाम सुनो सब, टेक्सास अमेरिका के राज्य है। अमेरिका जो सातों राज्य से सब, अब ध्यान देखो, अगर कोई बहुत उछल कूद रहा है, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे पीछे कोई कुत्ता एक महीना से भौंक रहा है, उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो कुत्ता पगला गया हो, या तो उसका मालिक उसको पैसा दे रहा हो तुम्हारे ऊपर भौंकने के लिए, ये हो सकता है। इसका नाम पूछ सकता है। तो जो सातों राज्य थे सब अमेरिका वाले, यानी कि उन सबको कोई बाहर सपोर्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, कर रहा था। समझ बात ना, और हम इनकी बात जान गए कि सातों जो भोग रहे हैं सब, यानी कि सपोर्ट, इनको कोई सपोर्ट कर रहा है। उस समय कौन सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। इतना दिमाग बैठा लो सब, जो सातों राज्य विरोध कर रहे थे सब कि स्लेवरी खत्म नहीं होनी चाहिए, उसका सपोर्ट बाहर सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस। अब लिंकन को क्या करना है कि आउटसाइड सपोर्ट को खत्म करना है, तभी आंदोलन रुकेगा। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर डिप्लोमेसी खेलते हैं अब्राहम लिंकन, डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी में बुलाते हैं ब्रिटेन और फ्रांस को, कम हियर, ब्रिटेन एंड फ्रांस बुलाते हैं ब्रिटेन फ्रांस को, कहते हैं देखो भैया तुम देश हो, हम भी देश हैं, हम लोग के आंतरिक मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। एक सब काहे नहीं करे, हम करेंगे। समझा गया ना, तो नहीं मतलब अब्राहम लिंकन क्या कहे, देखो भैया तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे, इसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसे जाएंगे सब नहीं। इसके बदले मैं तुम्हारा हर समय क्या करूंगा, सहायता करूंगा। अब प्लस अगर वो सब खत्म हो जाते हैं सब, तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार भी कर लूंगा एकदम उसी कर पे, बिना टैक्स बढ़ाए। अब ब्रिटेन और फ्रांस को चाहिए क्या था, व्यापार चाहिए था सातों राज्य से। अब उन लोगों को लगा कि व्यापार हमें मिल रहा है ना, ब्रिटेन और फ्रांस सातों राज्य की सहायता क्यों कर रहे थे, क्योंकि सातों राज्य में उन सबका बिजनेस था। अब्राहम लिंकन कर देखो भैया हम तुम्हारा सारा इंटरेस्ट पूरा करेंगे, तुम जो कहोगे करेंगे, लेकिन अब बस तुम हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मत करो। ठीक है ना, डिप्लोमेसी खेल गए, क्योंकि उनको क्लियर था कि सब अगर सहायता करने से यानी कि इनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, यानी कि मतलब पूरा हो रहा है, तो जो मतलब वो सब पूरा कर रहे हैं सब, वही मतलब मैं पूरा कर दे रहा हूँ, मतलब ही पूरा करना है ना। पैसा मतलब कोई देखा, पैसा से मतलब है। अब सब कोई सबके किसी को देना साथ थोड़ा होता है कि नहीं भैया हमारा सिद्धांत है ये, उनके पास कोई सिद्धांत नहीं होता, पैसा आना चाहिए। तो अब इस तरह से क्या करिए, डिप्लोमेट करके क्या कर दिए, हटा दिए बाहर। अब सातों राज्य को पैसा मिलना बंद हो गया। जब उस साधन को पैसा कौन देगा, बिजनेस कहाँ से होगा। तो आउटसाइड सपोर्ट कर दिए था, इसके बाद भी छोड़े नहीं, कैसे कहा जाए छोटा सा फिर से आ जाए सब, ये भी हो सकता है ना। अब मान लो पहले उसके इंटरेस्ट में था सातों राज्य के ब्रिटेन फ्रांस, वो पैसा देकर पैसा चक्कर में ही ना किया था, ये पैसा चक्कर में किए थे। तब अब्राहम लिंकन ने सोचा क्या पता ये सब दुगुना पैसा दे के फिर से अपने और बोला लें सब, ये हो सकता है ना। तुम्हारा तुम 100 रुपया किसी को बुलाया अपने पास, हम 2000 दे दी, चला आएगा मेरे पास। उनको सोचे, उनको डर था क्या पता फिर से जाकर मिल जाए। तो अब इन्होंने अटलांटिक महासागर में पूरे नौसेना लगा दिया, मिल जाओगे तो आओगे ना सेना लेकर के, जैसे अच्छा पहले ही मैं सेना लगा दे रहा हूँ। पूरा 80% सेना कहाँ लगा दिया, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर के आसपास, ताकि अगर आए सब तो कचर कचर मारा जाएगा। क्या समझ में आई? यानी कि डर भी था, क्लियर कर दिए थे लेकिन डर था, तो उस डर का उपाय भी खोज लिए थे। दूसरा काम किए, यानी कि इन दोनों तरीकों से क्या कर दिए, देखो से पहला काम क्या किया, कटिंग ऑफ कर दिया, कटिंग ऑफ।
कटिंग आउटसाइड जो सपोर्ट था आउटसाइड खत्म कर दिए, प्लस प्रोकेशन यानी कि एक जो डर था उसको भी क्या कर लिया, उसका उपाय निकाल लिया, उपाय निकाल लिए। आउटसाइड सपोर्ट खत्म हो गया, डर भी था कि क्या पता फिर से आ जाए सब। तो इस तरह से दोनों काम करके एकदम कन्फर्म हो गया कि अब इन सबको बाहर से कोई सहायता मिलेगी नहीं, यानी कि इस तरह करके इन्होंने कंप्लीट आउटसाइड सपोर्ट क्या खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, बाहर से इन सब कोई सहायता मिलने वाली नहीं। अब बात आई है कि स्ट्रांग जो इनसाइड सपोर्ट है इसको कैसे खत्म किया जाए, जो यहाँ इतना मिल गए हैं सब। अब तीसरा काम करते हैं ब्राह्मण कि बैन ऑन ऑल प्रेस, बैन ऑन ऑल लिवर, ऑल राइट, जितने भी सारे अधिकार थे उसको क्या लगा दिए, बैन लगा दिए, प्रेस कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सारे चीज क्या लगा दिए, बैन लगा दिए पूरे अमेरिका। समझ भाई। तब खड़ा होते हैं और आते हैं, कोई को पत्रकार उतर आते हैं, सबको खत्म जाओ। अब सही काम के लिए किसी का बलिदान जा रहा है तो जानने दो। यानी कि बैन ऑन ऑल राइट, सारे प्रेस को क्या कर दिया, प्रेस बंद कर दिया। और चौथा संविधान में संशोधन कर दिए, अमेंडमेंट संशोधन कर दिए, और इस संशोधन तहत जो स्लेवरी जो था उसको कंप्लीटली क्या कर दिए, अंत कर दिए। ठीक है ना। तो अब इन दोनों तरीकों से इन्होंने क्या किया कि जो पूरा स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट था उसको भी खत्म कर दिया, नहीं खत्म कर दिया। स्ट्रांग जो इनसाइड सपोर्ट था उसको क्या कर दिया, अरे भैया जब पूरा प्रेस बंद हो गया तो कहां से कोई सूचना जाएगी, अब बिना सूचना तुम कितने लोग को आंदोलन करा सकते हो, किसी लोग को नहीं। तब स्ट्रांग आउटसाइड सपोर्ट जो मिला वो भी खत्म, स्ट्रांग इनसाइड सपोर्ट मिला तो वो भी खत्म, और इस तरह से अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज के बाद कोई पूछेगा अब्राहम लिंकन क्यों महान, बताना इसलिए महान, उन्होंने जो स्लेवरी सिस्टम जो कुप्रथा था उसको पूरी तरह से क्या कर दिए, खत्म कर दिए। समझ में आई? नहीं वो दोनों है, दोनों ठीक है यार, ठीक है वो दोनों। अमेंडमेंट ऑन देखो, अब तीनों बैन ऑन ऑल राइट, सारे अधिकारों को बैन कर दिया। चौथा काम क्या किए, तीसरा काम ना हो, तीसरा हो गया। अच्छा हाँ है। पहले देखो, पहले क्या किए, सबसे पहले तो बीटीएन से बोल दिए कि भैया तुम सहायता नहीं करोगे और उसकी वजह में तुम्हारा सारा इंटरेस्ट पूरा करूंगा। तीसरा डर भी था, का पता फिर से करें सब हमला, तो उन्होंने उपाय निकाल, जो डर का उपाय निकाले जाके सेना बैठा दिया, रानी महासागर चारों। दूसरा काम कर दिया, यानी कि इस तरह दोनों तरह की स्ट्रांग जो आउटसाइड उसको खत्म। तीसरा काम क्या करिए, बैन, सारे प्रेस को क्या कर बैन लगा दिए, लिबर्टी फटाने सब वही बाढ़ में। और चौथा का, अब इन तीनों करने का फायदा क्या, जब संविधान में संशोधन नहीं होगा, जब तक संविधान में संशोधन और कानून नहीं बनेगा तब कोई मानेगा। तो 16वां यहाँ पर 16 में 28वां संविधान संशोधन होता है, और इस तरह से अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम को पूरा अंत कर दिया जाता है। बात समझ में आई? अब इस काम के लिए अब्राहम लिंकन क्या माने जाते हैं, ग्रेट माने जाते हैं। बात समझ में आई? अब जब कोई सही काम करता है उसको दुश्मन में फल जाते हैं। हाँ, दोनों तरफ से खत्म कर दिया। ये क्या था, रोल ऑफ अब्राहम लिंकन था, यही था अब्राहम लिंकन का योगदान। ऐसे जब मैं पढ़ाऊंगा भारत राष्ट्रवाद तुमको राष्ट्र, तब बता गांधी जी ने कैसे किया, स्ट्रांग आउटसाइड हो, स्ट्रांग इनसाइड हो, वो भी ये काम किए थे। चीन की क्रांति पढ़ाऊंगा तभी यही फार्मूला लगेगा, सारी क्रांति में यही फार्मूला लगेगा, ऐसे ही चीज है, मजा आ जाएगा। समझ आई बात? अब देखो इसके वजह में कल अब्राहम लिंकन को जो जॉर्ज बूथ नाम था उसको उनको क्या मार दिया। जॉर्ज बूथ ने एक थिएटर में बैठकर सुन रहे थे, देख रहे थे नाटक, और पीछे जाकर उनको क्या मार देता है, गोली मार देता है। गोली मारने से क्या भी हो जाती है, मृत्यु होती है। लेकिन उन्होंने जो अपना काम था वो, उनका जो गोल था उसको हासिल कर लिया। इतने मालूम उनके लिए सबसे जरूरी क्या होता, कुछ जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी तो क्या होता है, उनका जो करना, तो कि मेरे लिए ये करना है तो ये करना है, चाहे मेरे कुछ भी कमी हो, चाहे कुछ भी मिले, मुझे ये करना है तो किसी भी कीमत पे।
उनको स्लेवरी सिस्टम खत्म करना था, कर ही दिए ना। करके खत्म। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे क्या, दलितों को थोड़ा सम्मान मिल तो रहा है ना, अपना काम करके चले गए ना। तुम भी अपना काम करो, तुम तो अपना काम ही नहीं जानते हो, काम क्या करोगे? समझ आ गया ना? अब लिख लो कहीं पर ऐसे बना के चारों, फिर से याद करके, क्या पता भूल आ जाओ। सब याद आ रहा है? बना दे रहे हैं। अपने आप बनाओ सब अपने मन से। काइंड ऑफ तेज समझना है। उसके अंदर फैन है, चलता है। पूरा फैन है। गर्म आता है तो गर्मी है तो नहीं अच्छा होगा। अभी जी कल टीएमसी वाला कर दिए। होगा सोच रहा कि कल फिजिक्स से पढ़ाया तो सब पूरा कर दे। हमारा क्या था? तुम्हारे चालू हुआ हिंदी। मंथन का है। ये पहली बार देखा मैंने। चलो सर अरिहंत का है। हिस्ट्री है। तू आ रहा है? मंथन प्रकाशन हुआ है। कल है ईद। ईद शायद नहीं है। अरे बड़ी रैली निकला यार, पुलिस वाले बड़ी पुलिस हाँ वाले। एकदम पहले आज गया है मैं। सुना मार होता है बहुत ज्यादा खतरनाक। बहुत हार्ड होता है। वो तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम नहीं करते हो लोग। नहीं लोग जानते हैं इसका तरीका। चलो मजा का पढ़ना है। हिंदी में आज का पढ़ना चैप्टर पहला आचार रामचंद्र। चलो पढ़ा करो सब, बहुत अच्छा बुक है जी। मैं तो मंत्र के लिए, बाकी सब राजी लिए, ये लोग बस मंत्र। अच्छा बुक है, बढ़िया, सब कुछ अच्छे दिए।